हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं संपूर्ण बैच में यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनने जैसी क्लास में। तो दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा, ये सिलेबस ही जो लास्ट का चैप्टर नंबर 10 है, इसमें बिल्कुल यूपीएससी वाला डेटा गिवन है। जैसे सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स पढ़ाई करते हैं आईपीएस बनने के लिए, वैसा ही है। लेकिन आप सीए की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से अपनी हाजिरी लगाओ और लिखो जय हिंद जय सीए। दोस्तों अपनी अटेंडेंस लगा दो जय हिंद जय सीए, क्योंकि आज की क्लास में कुछ मटेरियल इस लेवल का है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है और यार लर्निंग बहुत ज्यादा है। और उस लर्निंग के मामले में मैं आपको बताऊं तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, वो स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि स्कीम का पर्पस क्या था। काफी सारी स्कीम का पर्पस तो गिवन नहीं है, जिसका गिवन नहीं है उसका नहीं आएगा। स्कीम में कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज की है, उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। कौन से ईयर में वो स्कीम स्टार्ट हुई थी वो स्कीम पूछी जा सकती है। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, लर्निंग ज्यादा है। बस हां, एक बार आप जान लोगे कि कंटेंट क्या है तो आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा। और मैंने मस्त मेहनत करके इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के लिए बढ़िया नोट्स बनाए हैं। मैं बोलता हूं अब तक के द बेस्ट नोट्स हैं। और आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है मैं बता देता हूं। एक तो आप जानते हो कि आज की तारीख है 14 अगस्त, 15 अगस्त कल आपकी छुट्टी है। कल आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कल नोट से मात्र 1 घंटा लगेगा, उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेना, काफी सारी चीजें तुम रिटेन कर लोगे। और 16 अगस्त को आप लोग चाणक्य 2.0 बैच से चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिवाइज कर लेना। और 17 अगस्त को मैं फिर से क्लास लूंगा, यानी जा नहीं रहा, बैच खत्म नहीं हो रहा, कैप्टन ओके रिपोर्ट है राहुल भाई, ठीक है। तो 17 अगस्त को मैं आपको चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का ओवरव्यू दूंगा। लेकिन दोस्तों वो ओवरव्यू देने से पहले मैं चाहूंगा कि जो चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड कराए हैं आप वहां से उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि 17 अगस्त को है शनिवार। हाँ जी, 17 अगस्त को शनिवार है, और शनिवार है तो हमारी दे दनादन एमसीक्यू की सीरीज चलेगी। तो सीए वाला यूट्यूब चैनल पे 17 अगस्त शनिवार को शाम को 5:30 बजे हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के PYQ, पुराने एमटीपी, आरटीपी और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। वो करने हैं आपको, ठीक है। ओके रिपोर्ट है, चलो जी। और चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। हाँ, पूरी प्रॉपर थ्योरेटिकल क्लास है तो इसमें समझाने वाला बेसिकली कुछ है नहीं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंडिया का नीति आयोग और द करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की आज की हालात क्या है। भाई बहुत पक गए होंगे तुम पढ़ पढ़ के कि अंग्रेजों ने क्या किया इंडिया के साथ, कैसे इंडस्ट्रीज की वाट लगाई, इंडिया ने क्या पॉलिसीज बनाई, लिबरलाइज कहां कहां किया, कौन कौन से रिफॉर्म किए, वो सब छोड़ो और आज देखो इंडिया में क्या है। आज की क्लास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर 10 नंबर का चैप्टर है तो 5 से 6 क्वेश्चंस आज की क्लास से आने के पूरे पूरे चांस है। बच्चे ने पूछा सर चैप्टर 3 के शॉर्ट नोट्स कहां है, तो दोस्त वो चैप्टर 3 के नोट्स वाले सेक्शन में ही है। आप देखोगे तो हैंड रिटन नोट्स लिखा होगा या शॉर्ट नोट्स लिखा होगा, ऐसे करके अपलोड किया है, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। हैंड रिटन तो नहीं, आज मैं डिफरेंट क्यों लग रहा हूं। और हाँ, कोई बच्चा अगर दिल्ली में रहता हो तो 16 अगस्त को 12 बजे वो मिलने आ सकता है। हंसराज कॉलेज के अंदर आ रहा हूं, नितिन सर भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, तो वहां पर एक मिली भगत कर लेंगे। नॉर्थ कैंपस हंसराज कॉलेज में काफ़ी बच्चे चाहते थे, तो चाहने वालों ने बुलाया है, और अगर आप लोग उसमें आओगे तो यू गाइस आर वेलकम। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। भाई साहब देखो, ये हमारे देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री चल रही है। आपको पता है 1951 में हमारे देश में सबसे पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था। सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक, 5 साल तक का एक प्लान था, राइट। ये प्लान कौन बनाता था दोस्तों, ये प्लान बनाती थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के मोर देन 64 इयर्स तक चलने के बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड, खत्म कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन
ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। आयोग का मतलब इंग्लिश में कमीशन ही होता है। नीति आयोग बनाई है। नीति की फुल फॉर्म आपको पता होनी जरूरी थी और ये पेपर में भी आ सकती है। दोस्तों आपको बताता हूं मेन बात यहां पर, देखो जी भाई, हमने प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश की थी 5 ईयर प्लान्स बनाने के लिए। हम 5 ईयर प्लान बना रहे थे। हमने कुल मिला के 12 5 ईयर प्लान बनाए और दोस्तों 12वां 5 ईयर प्लान 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ। लेकिन 12वां 5 ईयर प्लान खत्म होने से पहले ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन चुका था। सरकार ने पहले ही ठान लिया था कि जैसे ही 12वां 5 ईयर प्लान खत्म होगा, अब प्लानिंग कमीशन के प्लान नहीं रहेंगे वजूद में। तो अब 2017 से नीति आयोग प्लानिंग करती है और पहला प्लान ही बनाया है 15 साल का, 2017 से 2032 तक बोलते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा प्लान बनाया है, पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं उसको। तो 15 साल का। कुणाल सर की थोड़ी तबीयत खराब है यार, है ना, ठीक है। और आज हम लॉन्च करेंगे सीए वाला भाई पीडब्ल्यू पे जनवरी की प्रिपरेशन के लिए संपूर्णा 2.0। तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि एक जनवरी के प्रिपरेशन के लिए एक बैच और आ गया। तो अपने जूनियर्स को, अपने सहयोगियों को बता सकते हो जो जनवरी के लिए तैयारी कर रहा है, तो वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, नीति आयोग आ गया। अब देखो मेन मुद्दे की बात, नीति आयोग क्यों आया? सरकार ने क्या बताया? सरकार ने बोला जो प्लानिंग कमीशन थी ना, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे चलती थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती थी वही प्लानिंग कमीशन करती थी। लेकिन हमने इसको हटा के नीति आयोग बनाया है। नीति आयोग देश का एक थिंक टैंक है, देश की सोच का एक हिस्सा है। देश नीति आयोग के हिसाब से सोचेगा। नीति आयोग ने अपने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, बहुत सारे टारगेट्स बनाए हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। नीति आयोग कहता है कि हम थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर हम अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर पॉलिसीज बनाएंगे। तो हम अंदर तक, नीचे तक सोचेंगे। यह नीति आयोग का अपना पर्सनल सुझाव है। इस बेसिस पे नीति आयोग बनाई गई है कि भैया कॉपरेशन होगा, फेडरलिज्म होगा। फेडरलिज्म का मतलब गवर्नमेंट नीचे तक लोगों को मिलाएगी और फिर पॉलिसीज बनाएगी। लेकिन नीति आयोग खुद बोलता है, मतलब मुंह से तो कैसे ही बोलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, नीति आयोग ने खुद को ऐसे बोला कि यार बेइज्जती तो हुई है थोड़ी सी, क्योंकि नीति आयोग को लगता है कि जितनी रेस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली। क्योंकि नीति आयोग चाहता था कि जब देश का बजट बनाया जाए तो बजट मेकिंग प्रोसेस में नीति आयोग को शामिल किया जाए। तो नीति आयोग की एक आलोचना की जाती है, इसकी एक बुराई की जाती है कि यार नीति आयोग को बजट मेकिंग प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ बजट बनाते समय उससे थोड़ी सी कंसल्टेशन की जाती है। नीति आयोग की बातें बजट के अंदर मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ स्नेहा शर्मा, उससे पढ़ सकते हो। ठीक है जी। आप बच्चे बोल रहे हैं सर वॉइस इंक्रीज करो। वॉइस इंक्रीज करा देते हैं मेरे दोस्त, थोड़ा सा टाइम दे दो, अभी कराते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ही आपका यहां पर नीति आयोग का बनता है। इसको क्रैक कर लेते हैं, फिर करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं। दोस्तों यहां आप देखोगे नीति आयोग के बारे में लाइंस लिखी हुई है, तो मैं ब्लू कलर का यूज कर लूंगा। देखो जी, कहता है लगभग 64 इयर्स तक प्लानिंग कमीशन ने पावरफुल प्लान्स बनाए हैं देश के लिए, और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड डेवलपमेंट हुई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन ने जितने ही प्लान बनाए वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार की इन्वेस्टमेंट से हुई डेवलपमेंट का बखान करते हैं। सरकार से इन्वेस्टमेंट कराई थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इतना प्रेफर नहीं करते थे। तो दोस्तों नई नई आइडियोलॉजी आई है, नया नया लिबरल एरा आया है। एरा का मतलब टाइम होता है, नया टाइम, लिबरलिज्म आ गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। अब हम ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं मार्केट ओरिएंटेशन होने की तरफ। तो हमने बोला कि यहां पर गवर्नमेंट का रोल थोड़ा श्रिंक किया जाए। श्रिंक का मतलब होता है डिक्रीज किया जाए। तो गवर्नमेंट का रोल डिक्रीज करने की पॉलिसीज ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, मार्केट को शामिल करने की, प्राइवेट लोगों को शामिल करने की पॉलिसीज ज्यादा पॉपुलर हो रही थी। तो ऐसे में 1 जनवरी 2015 को एक सबसे बड़ी, एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी बनाई गई जिसका नाम था नीति आयोग। इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नीति आयोग क्यों बनाया गया, क्या बात थी नीति आयोग के
ये हमने देख लिया कि भैया थोड़ा डिसेंट्रलाइज होना चाहती थी दोस्तों। अब यहां पर एक लिखा है अ बोल्ड स्टेप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कहते हैं नीति आयोग एक बहुत बड़ा बोल्ड यानी खतरनाक स्टेप था, बहुत कैडा स्टेप था जिससे इंडिया ट्रांसफॉर्म होने को है। तो इसलिए यहां पर उन लोगों को बिठाया गया जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं। इसका मतलब प्लानिंग कमीशन में एक्सपर्ट नहीं थे क्या? प्लानिंग कमीशन में भी दोस्तों एक्सपर्ट थे, बस यहां बोलने को बोल दिया। मेन बात आपको ध्यान रखनी है, नीति आयोग को देश का थिंक टैंक कहा गया है जहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और ये प्रमोट करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश को चला रही है, गवर्नमेंट अपनी पावर्स शेयर करे स्टेट के पास। तो पॉलिसी मेकिंग की पावर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, प्लानिंग कमीशन ने ऐसा बोला था। नीति आयोग ने बोला पॉलिसी मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर करेगी। तो ये एक तरीके से फैलाव हो गया, राइट। तो नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक बोल दिया, ये आपको जानना है। और दोस्तों अब नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान देना है, एक ओवरव्यू लेना ही लेना है। कहते हैं नीति आयोग का एक शेयर्ड विजन था। शेयर्ड विजन का मतलब होता है कि जो विजन है, जो पॉलिसीज है नीति आयोग की, वो अब स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करके बनाई जाएंगी, शेयर की जाएंगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी। इससे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत फास्ट रेट से बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, एक स्ट्रांग नेशन बहुत जल्दी से बढ़ेगा। जब तुम पहले पॉइंट में बोल दिया स्टेट के साथ शेयर करेंगे, फिर बोल रहे हैं स्टेट के साथ शेयर करने से हम बोलते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा। स्टेट भी यहां पर अपने इनिशिएटिव्स लेगा, अपने सजेशन देगा, तो स्टेट भी यहां पर बिल्कुल आएगा और इनिशिएटिव्स यहां से जरूर आएंगे, राइट। स्टेट के भी कुछ सुझाव होंगे, वो भी आएंगे। और कहता है देश के विश्वास लायक प्लान अगर बनाने हो तो गांव को, विलेज वाले एरिया को, रूरल एरिया को इन्वॉल्व करना होगा। देखो दोस्तों आपको एक बात कहूं, शहर में शायद आप रहते हो, कुछ बच्चे गांव में भी रहते होंगे। आज भी इंडिया का मोर देन 60% पोर्शन गांव वाला है, रूरल है। तो अगर देश के लिए जो तुम पॉलिसी बनाते हो एग्रीगेट लेवल पे, तो उसके अंदर गांव को भी इन्वॉल्व कर लो तो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड विश्वास वाली पॉलिसीज मानी जाएंगी। तो यह कहता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जो क्रेडिबल प्लान बनाए। क्रेडिबल का मतलब ज्यादा मजबूत प्लान बनाए। तो मजबूत प्लान ऐसे बनाए गए कि विलेज लेवल को भी इंक्लूड किया गया जब प्लानिंग बनाई जा रही होगी, ठीक है जी। और बोला गया कि हम ध्यान देंगे इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसीज बनाते समय कि देश की नेशनल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो रहा हो। बाकी चोरों की तो ऐसी की तैसी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भैया देश के जीडीपी बढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन इस बात को हम नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट से भी जोड़ देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। और स्पेशल अटेंशन दी जाएगी ऐसे सेक्शंस को, ऐसे सेक्शन जो हमारे सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक प्रोग्रेस अच्छे से नहीं कर पाए, राइट। तो टू पे स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट द रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली। ऐसे सेक्शंस, ऐसे गरीब तबके जिनको अभी सफिशिएंट एडिक्वेट लेवल का बेनिफिट नहीं मिला है हमारे देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस से। जब देश की तरक्की होती है तो सबकी तरक्की होनी चाहिए, कुछ लोगों की तरक्की नहीं हुई है, जिनकी तरक्की नहीं हुई है इट इज बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। तो सरकार कहती है उन लोगों को हम स्पेशल अटेंशन देंगे। अब भाई वो लोग ज्यादा हैं, सरकार उनको ज्यादा अटेंशन देगी तो इलेक्शन जीतने के चांस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। ये तो बेसिक पॉलिसी होती है, लेकिन उनको भी अटेंशन देने से कहीं ना कहीं देश का वेलफेयर जरूर बढ़ेगा। फिर ये कहता है कि हम ऐसी स्ट्रैटेजी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी को डिजाइन करेंगे जिससे हमारे देश की मार्केट की प्रोग्रेस मॉनिटर भी हो पाए। मॉनिटर का मतलब आप चेकअप भी हैंड टू हैंड चेक पोस्ट करते रहो, जो तुम पॉलिसी बना रहे हो वो पॉलिसी अप्लाई करने से देश ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, मार्केट में उसका क्या एफिकेसी आई है। एफिकेसी मतलब इंपैक्ट आया है। तो भैया जो भी हमारे देश में इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई हमारी पॉलिसी का इंपैक्ट क्या होगा। मॉड्यूल में इंपैक्ट वर्ड नहीं लिखा, मॉड्यूल में लिखा है एफिकेसी। तो समझ जाना एफिकेसी का मतलब इंपैक्ट है, राइट। आगे बोलो जी। ये बोलता है कि नीति आयोग इंडिया का थिंक टैंक है
ये वर्ल्ड के अलग अलग इंस्टीट्यूट से दोस्ती करेगा। इंडिया के अंदर भी जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उनसे भी दोस्ती करेगा और उनको भी इन्वॉल्व करेगा, चाहे वो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उनके साथ पार्टनरशिप करेगा, कोलैबोरेशन करेगा, ऐसा कुछ कर लेगा। देखो जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और मैं एक स्टोरी डालता हूं किसी बंदे के साथ कोलैबोरेट करके, तो एक दोस्ती हो गई ना। ऐसे ही नीति आयोग कहता है एक दूसरा इंस्टीट्यूट है, एक नीति आयोग इंस्टीट्यूट है, दोनों के व्यूज सिमिलर हैं, तो दोनों मिलकर एफर्ट डालेंगे तो सही रहेगा, तो पार्टनरशिप कर लेंगे। तो बोलता है टू प्रोवाइड एडवाइस, कभी कभी सलाह देगा और कभी कभी बोलेगा पार्टनरशिप कर लो, एनकरेज करेगा पार्टनरशिप किसके बीच में, बिटवीन की स्टेक होल्डर्स, मेन बंदे, ये अडानी अंबानी होते हैं, अडानी अंबानी टाटा, चाहे वो इंडिया के नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल बॉडीज हो, कोई भी थिंक टैंक हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। जैसे कि पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बताऊं तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, IIM है, IIT है, ये सब इनके साथ कोलैबोरेट करेगा। और ये बोलता है कि देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड डेवलप करने के लिए ये नॉलेज क्रिएट करेगा, इनोवेशन कंटेंट क्रिएट करेगा। तो बोलता है क्रिएट अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम। एंटरप्रेन्योरियल मतलब स्टार्टअप को सपोर्ट करने का एक ऐसा सिस्टम लेकर आएगा, यहां पर एक कम्युनिटी बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, उनके साथ कोलैबोरेशन करेगा, जिसके अंदर इंडिया के और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स और अदर पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे। कहने की बात ऊपर के ही बंदों को नीचे बोलेगा इस वाले पॉइंट के अंदर कि देश के अंदर प्रमोट करो कि कैसे लोग नया नया बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और कहता है कि जो इंटरसेक्टोरल इश्यूज होते हैं, सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, कुछ बिजनेस ऐसे आते हैं जो प्राइमरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों के अंदर इंक्लूड है। कैसा बिजनेस है भाई, माइनिंग का ले लो, माइनिंग का बिजनेस जमीन से निकल रहा है, नेचुरल है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और माइनिंग आता है। ठीक है। फिर माइनिंग से तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी आ जाता है। तो समझ नहीं आता कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उस चीज को ये क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। कहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑफर करने वाले हैं हम जो इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व कर देगा। इससे हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा बढ़ जाएगा। अब ये विपुल जी पूछ रहे हैं सर टैंक का मतलब क्या होता है। टैंक का मतलब तो टंकी होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। यहां थिंक टैंक बोलने का मतलब, एक टैंक बोलने का मतलब दिमाग है, सोचने वाला दिमाग। टैंक यानी दिमाग। ठीक है जी। और बातें बता रहा हूं। यह कहता है हम स्टेट ऑफ द आर्ट मेंटेन रखेंगे, एक रिसोर्स सेंटर, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अब इसरो है, इसरो है। ठीक है। ये चीज है, ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट की तरह है। यानी हम स्टेट का मतलब यहां पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द आर्ट। कलाकारी वाली सरकार होगी, कलाकारी वाली सरकार। सरकार अपनी गवर्नेंस को बढ़िया करेगी। गवर्नेंस क्या होता है भाई, सरकार की वर्किंग को बोलते हैं गवर्नेंस। गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, धीरे करती है, तेज करती है, तो उसको बहुत सस्टेनेबल बनाएंगे। सस्टेनेबल का मतलब लंबे समय तक चले और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, गरीब की भी डेवलपमेंट हो, अमीर की भी डेवलपमेंट हो। कैसे? ये सारी जो अच्छी गवर्नेंस है वो दूसरों तक फैलाएंगे, सब लोगों को इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व करेंगे। तो बोलता है सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये लिखा है डिसैमिनेशन। डिसैमिनेशन का मतलब होता है दूसरों तक फैलाना। ठीक है। बोलता है टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। फिर दोबारा इसने वही बात बोल दी जैसे देखो ये वाले पॉइंट में बोल रहा था। यहां पर कहता था कि हम अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी को मॉनिटर करेंगे, छठे पॉइंट में। फिर ये आपके 11वें पॉइंट में बोल रहा है कि हम उसको एक्टिवली मॉनिटर करेंगे, जो भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव चला रहे हैं, जो भी नीति आयोग ने पॉलिसी बनाई होंगी, आगे आएंगी पॉलिसी वो। ठीक है। उन सब पॉलिसीज को एक्टिवली ये मॉनिटर करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हुई, अच्छा हुआ तो क्या अच्छा हुआ,
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे फोकस होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब अगर प्रिया की फर्म के अंदर 100 समोसे बनाने की कैपेसिटी है तो नीति आयोग कुछ ऐसा प्लान बनाने की कोशिश करेगी कि वो 120 समोसे बना ले, 200 समोसे बना ले, 500 समोसे बना ले, कैपेसिटी बढ़ा देगी। अगर किसी की कैपेसिटी 5 गिलास पानी पीने की है तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर 6 गिलास पानी पी सकता है। वैसे एक दिन में पीने चाहिए आपको 10, 12, 13 गिलास पानी, राइट। तो कैपेसिटी बढ़ाने का मतलब ये है, ठीक है। टू अंडरटेक अदर एक्टिविटीज, अंडरटेक का मतलब होता है स्टार्ट करना। कहता है ऐसी दूसरी एक्टिविटीज को भी स्टार्ट करेगा दैट मे बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। कहता है देश के विकास के लिए जो भी दूसरी एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी ये नीति आयोग स्टार्ट करेगा, और एजेंडा और ऑब्जेक्टिव्स वही रहेंगे जो ऊपर इन 12 पॉइंट्स में बताए हैं। 13वां पॉइंट यही है। 13वां पॉइंट फालतू की बकलोली है। कहता है इसका मतलब यही है कि जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे, बस जो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी वो हम करेंगे। कैसी बातें लिखी हैं जो ये 13 पॉइंट बनाए हैं, इसको बस एक बार रिव्यू कर लेना। इसमें से ज्यादा चांस नहीं है क्वेश्चन आने के। ज्यादा चांस पता है क्या है? नीति आयोग की वेबसाइट खोल के देखोगे तो वहां पर नीति आयोग के 7 की इनिशिएटिव दिखाई देंगे। वही मॉड्यूल में डिट्टो टेप दिए, तो वो 7 की इनिशिएटिव्स क्या हैं? इनिशिएटिव्स का मतलब क्या नया स्टार्ट किया है, यही जानना है। अबे नीति आयोग अलग कैसे है भाई, वो जाननी है। तो मदारा अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, आएगा ही आएगा। तो द की इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से की इनिशिएटिव है? पहला है लाइफ। अब सुनते रहना लाइफ का मतलब क्या है। इसने नाम दिया है लाइफ। लाइफ इनिशिएटिव का मतलब कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम है। देखो नीति आयोग का मानना है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं, फिर वो कूड़े कचरे में चली जाती हैं और फिर वो नदी नालों में बहकर खराब हो जाती हैं। तो इसका मानना है कि हम चीजों को जितना पॉसिबल हो सकेगा नदी नालों में बहने नहीं देंगे, उसको इकट्ठा करके रिसाइकल करेंगे। यानी यूज एंड थ्रो नहीं करेंगे, यूज एंड डिस्पोज नहीं करेंगे, हम उसको रिसाइकल करेंगे। तो लाइफ का मतलब किसी चीज को बड़ी लाइफ देना, उसको मारना नहीं फेंक कर। तो बोलता है, कहता है आज जो प्रीवेलेंट सिनारियो है यूज एंड थ्रो यानी यूज एंड डिस्पोज, वो रिप्लेस कर देंगे लाइफ के एनविजन से। अब लाइफ के अंदर बहुत बड़ी डिटेल है, यहां डिटेल नहीं दी हुई है, ठीक है। नीति आयोग ने एक नडैप बनाया है, नडैप, मैं नडैप बोल रहा हूं, शॉर्ट में लिखते हैं एनडीएपी। अगर गूगल पर जाकर तुम खोलोगे नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, तो इसके अंदर तुम सरकारी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तुम्हें पता लग जाएगा कि किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी इंडिया की, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, क्या सेक्स रेशियो है, ये सब चीजें पता लगती रहेगी, राइट। तो इससे एक्सेस ले सकते हो इंडियन गवर्नमेंट के डेटा को नडैप में। मतलब सारा सिक्योरिटी वाला कोई ऐसा रॉ का डेटा नहीं होगा इसके अंदर, बेसिक डेटा अवेलेबल है। और सरकार ने एक शून्य कैंपेन चलाया। शून्य का मतलब समझो, शून्य का मतलब होता है जीरो। तो सरकार, नीति आयोग चाहता है कि हमारे देश में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पोल्यूशन बढ़ने का जो इनने कारण बता लगाया, कहता है पोल्यूशन बढ़ने का मेन कारण है व्हीकल्स। उसमें डीजल यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है, फिर वो इंजन से धुएं की तरह निकलता है, कार्बन बनता है, पोल्यूशन होता है। तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो इसने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि पहले तो इसने बोला कि शून्य प्रोग्राम चलाएंगे। शून्य प्रोग्राम चलाने का मतलब क्या? मतलब शून्य प्रोग्राम चलाने का मतलब पोल्यूशन को शून्य करना। और उसके लिए इसने डिप्लॉय किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देश में। तो लिखा है शून्य प्रोग्राम चलाया टू इंप्रूव एयर क्वालिटी, ध्यान रखना, टू इंप्रूव एयर क्वालिटी। और यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिप्लॉय कराया गया। डिप्लॉय का मतलब होता है बताया गया कि इसको यूज करो, यूज कराया गया। डिप्लॉयमेंट का मतलब यूज मान लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है राहुल सरफ। सेकंड पॉइंट में एक गवर्नमेंट ने नडैप प्रोग्राम बनाया है। नडैप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग तुम गवर्नमेंट के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, बस इतनी सी बात, ठीक है। वेरी गुड पीयूष भाई, बहुत बढ़िया। और यह कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करो ताकि पॉल्यूशन कम हो, शून्य पहुंच जाए कभी। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि शून्य हो जाएगा, लेकिन आप बात समझो। इसके लिए एक पोर्टल बनाया सरकार ने, वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है ई अमृत। ई अमृत मतलब इलेक्ट्रॉनिक अमृत। कहता है ई अमृत की वेबसाइट पे ई व्हीकल्स
यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तुम सारी डिटेल ले सकते हो, सारी डिटेल। तो ई अमृत एक प्लेटफॉर्म बनाया, इट इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सारी इंफॉर्मेशन, कोई पेपर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड 3 प्रोग्राम है, 2 तो हो गए। मतलब पहला प्रोग्राम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सारी डिटेल कहां मिलेगी, ई अमृत पे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से पोल्यूशन मिनिमाइज होगा ताकि एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो, ऐसा कौन से प्रोग्राम में बताया गया, शून्य में, ठीक है। और सरकार कहती है हमने इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स प्रोवाइड की है, इनसाइट्स मतलब अंदर देखना, इंडियन पॉलिसी इनसाइट्स, यही पॉइंट लिख के छोड़ दिया, मॉड्यूल वालों ने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। कहता है जो इंडियन पॉलिसीज हैं आप उसको नीति आयोग के द्वारा देख सकते हो, जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं लोगों को पूरा पूरा अधिकार है कि वो देखें, जाने पहचाने कि नीति आयोग क्या कर रहा है। अगला, सरकार चाहती है मैथनॉल इकोनॉमी बनाओ। भाई साइंस में पढ़ते हैं मैथनॉल। मैथनॉल एक ऐसा फ्यूल है जिस फ्यूल का कोई नुकसान नहीं है। क्या बोला, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। तो सरकार कहता है कि मैथनॉल इकोनॉमी बनाओ, ठीक है। फ्यूल, मैथनॉल को एक तरीके से फ्यूल की तरह यूज कर लो। कहता है जो हम ऑयल इंपोर्ट कराते हैं विदेशों से, क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, भाई साहब वो परचेज मत करो, इंपोर्ट का बिल तुम रिड्यूस कर लो। वो कैसे होगा, अरे सरकार कह रही है क्रूड ऑयल मत मंगाओ, जो अपने देश में कचरा है उसको तुम कन्वर्ट कर लो मैथनॉल में। तो बोलता है इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड कन्वर्टिंग कोल रिजर्व्स एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मैं बताता हूं, देखो सुनो मेरी बात दोबारा, ये प्रोग्राम का नाम है मैथनॉल इकोनॉमी। सरकार चाहती है कि क्रूड ऑयल का बिल कम हो और ग्रीन हाउस का एमिशन भी कम हो। एमिशन का मतलब होता है निकलना, ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, इथेन, मीथेन, साइंस नहीं पढ़ाऊंगा। ये ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ऐसी गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए और इंडिया के इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए सरकार चाहती है जो म्युनिसिपालिटी का सॉलिड वेस्ट होता है उसको, और कोयले को, कोयला मतलब कोल, इसको कन्वर्ट कर दे मैथनॉल में। तो इसके लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं भैया, कन्वर्टिंग कोल रिजर्व्स एंड सॉलिड वेस्ट इनटू मैथनॉल। मैथनॉल बहुत बढ़िया होता है। और दूसरा लास्ट वाला है इसका इनिशिएटिव, ध्यान से सुनना भाई। इंडिया में ना एक रिवाज है, हम लोग गहने की फॉर्म में, ऑर्नामेंट की फॉर्म में घरों के अंदर गोल्ड रखा होता है, झुमके, कोका, चैन, ये सब रखी होती है। इंडियंस को गोल्ड रखने का बहुत शौक है। सरकार कहती है गोल्ड को अनयूज्ड मत रहने दो, इसको मार्केट में उतारो। तो सरकार ने नीति आयोग के थ्रू एक नया इनिशिएटिव चलाया है कि आप लोग गोल्ड को एक्सपोर्ट करना भी सीखें। इंडिया में तो एक प्रचलन है भाई, गोल्ड तो सिर्फ खरीद के रख लो, खरीद के रख लो, खरीद के रख लो। ये कहता है गोल्ड को मार्केट में उतारो, उसकी सच्ची हकीकत बताओ, ठीक है। तो बोला है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट, इंडिया की गोल्ड मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर दो और बताओ कि इंडिया गोल्ड को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसके लिए स्टिमुलस प्रोवाइड करो। स्टिमुलस का मतलब होता है गवर्नमेंट हेल्प देगी, कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगी, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। इंडिया गोल्ड बेचेगा तो पैसा कमाएगा, गोल्ड तो सबसे बड़ी चीज है। तुम बोलोगे यार ये इसका क्या मतलब, गोल्ड बेचेगा पैसा कमाएगा? अरे ये वो गोल्ड नहीं है जो आरबीआई के रिजर्व में है, ये तो लोगों ने वैसे ही रखा हुआ है, तो इसको निकालो बाहर भाई, निकालो इसको बाहर। तो ये 7 की इनिशिएटिव्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसको नीति आयोग को लगी थोड़ी बेइज्जती, कहता है मेरी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग, मेजर शॉर्टकमिंग ये है कि नीति आयोग एक्सक्लूडेड है कहां से, फ्रॉम बजट मेकिंग प्रोसेस, और इसके पास ऑटोनॉमी नहीं है। मतलब ऑटोनॉमी का मतलब आजादी नहीं है। किस चीज की, किस चीज की? देश के अंदर मतलब तुम बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कंपल्शन लगाने की, तेरे को ये मेरी बात माननी पड़ेगी। आजादी नहीं है नीति आयोग के पास, बस वो पॉलिसी बना के सलाह दे सकता है। ऐसा नहीं कि इसको मानो 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 मानो, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बोलता है नीति आयोग लैक्स द इंडिपेंडेंस एंड पावर, इसके पास पावर और इंडिपेंडेंस की कमी है टू परफॉर्म एज अ काउंटर वेट, टू एक्ट एज अ वॉइस ऑफ डेवलपमेंट कंसर्न विद इनइक्विटीज या इनइक्वालिटीज। कहता है इनइक्वालिटीज की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रखी है देश में, तो डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका काउंटर वेट नीति आयोग को नहीं कहा जा सकता।
अबे बनाया क्यों है फिर? एक बात बताओ, बनाया क्यों है नीति आयोग? इसको रेस्पॉन्सिबल तो ठहराओ कि इसकी पॉलिसीज काम आई या नहीं आई, राइट? ओके, चलो जी, ये खत्म हो गया नीति आयोग। अब पढ़ना है करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, आज का भारत, हिंदी में लिखते हैं, आज का भारत। आज का भारत कैसा है? करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बोलो जी, कैसी है करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी? अच्छी है या बेकार है? क्या लगता है आपको, अच्छी है या बेकार है? बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में बताओ, बढ़िया या घटिया? जल्दी बताओ, बढ़िया या घटिया? अभी इवेल्युएट करेंगे, यूपीएससी के अंदर बहुत पढ़ते हैं बच्चे इसको। अरे कुणाल सर की क्लास नहीं है, कुणाल सर को बोल देना सर आपकी क्लास कैप्टन ने संभाल ली थी, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बढ़िया या घटिया, ये तो तुम मजाक मजाक में या एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हो। जब एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, एक कॉमर्स का बच्चा जब इंडिया की हालात के बारे में पढ़ता है तो वो बोलता है एक्सप्लोर करके, वो बोलता है कि इंडिया के हालातों को हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि इंडिया का प्राइमरी सेक्टर कैसा है, सेकेंडरी सेक्टर कैसा है और टर्शरी सेक्टर कैसा है। दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर के करंट स्टेट आज जाननी है हमें, यह जानना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा और यह कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, यह बहुत बड़ा टॉपिक है। यहां पर सरकार के सबसे ज्यादा पॉलिसीज रखी हुई हैं, यहां पर लर्निंग सिस्टम है, क्या रैंक है, क्या कहानी है, तो ये बताना शुरू करता हूं कि करंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो जब आप पढ़ोगे करंट स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी तो हमें इसको डिस्क्राइब करना है वाया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब ऐसा सेक्टर होता है जिसके अंदर हम वो सारे काम धंधे इन्वॉल्व करते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। बस एग्रीकल्चर आता है? अरे हॉर्टिकल्चर भी आता है। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस बताता हूं। एग्रीकल्चर का मतलब है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करना, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जवार, जौ, यही होते हैं ना फूड ग्रेन, इसका प्रोडक्शन करना, बस यही एग्रीकल्चर। जब तुम बात करते हो फ्रूट के प्रोडक्शन की तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल दोनों के प्रोडक्शन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो यहां पर भी जमीन का, लैंड का यूज किया है। जब मछली पालन की बात होती है, फिशरीज की, वो भी समुद्र से निकाला गया है, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। अच्छा, और दोस्त जब बात होती है माइनिंग की, माइनिंग, भाई कोयले से बिजली बनाई है तो इसको सेकेंडरी सेक्टर बोल देते हैं क्योंकि फैक्ट्री में काम हुआ है, प्लांट बनाया गया था। लेकिन जमीन से अगर तुम कोयला निकाल रहे हो, कुछ खान में से कुछ निकाल रहे हो, तो ये माइनिंग हो गया, राइट? तो प्राइमरी सेक्टर की पहले पोजीशन पढ़ेंगे, कैसी है आज के टाइम में। तो प्राइमरी सेक्टर में हम जानेंगे कि इंडिया की रैंक कौन कौन सी चीज के प्रोडक्शन में कहां कहां पर है, और फार्मर से रिलेटेड, फार्मर ही मेन है, एग्रीकल्चर ही सबसे मेन है। यहां पर सरकार ने कौन कौन सी स्कीमें लॉन्च करी है, क्योंकि फार्मर सबसे परेशान, सबसे दयनीय स्थिति के अंदर आ चुके हैं। क्योंकि देखो, काफी सारे स्टेट है जहां के फार्मर्स बहुत बढ़िया रिच हैं, काफी सारे स्टेट है जहां के फार्मर्स ने सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए हैं। तो सरकार ने क्या कुछ एडिशनल किया है, ठीक है, ये बात करते हैं, राइट? तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के हालात कैसे हैं दोस्तों? तो एग्रीकल्चर सेक्टर विद इट्स दोस्त वाले सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और उसके दोस्त मतलब अलाइड सेक्टर्स को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। तो बोलता है 1960s के एंड तक इंडिया एक फूड डेफिशिएंट नेशन था जो कि डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट था। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप इस लाइन से क्या पता लगा तुम्हें? कहते हैं 1960 के दशक के एंड तक इंडिया के अंदर फूड ग्रेन की कमी थी, तो हम किसी देश से फूड ग्रेन इंपोर्ट कराते थे। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन तुम बता दो, बताओ जरा कौन से देश से हम फूड ग्रेन इंपोर्ट कराते थे? आपको मैंने बता रखा है, जल्दी बताओ, इतने गुड पानी ले लूं, जल्दी जल्दी जल्दी।
जी हां, बिल्कुल सही। अमेरिका से फूड इंपोर्ट कराते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, यह फैक्ट तो आप जानते हो। लेकिन आज की बात करो तो इंडिया आज के टाइम में मिल्क, दाल, जूट और स्पाइसेस यानी मसालों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भाई इंडिया में भी जैमपैक जबरदस्त मसाले पता कहां के होते हैं? केरला के। केरल के सबसे बेस्ट मसाले होते हैं, सबसे बेस्ट मसाले, ठीक है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जमीन का एरिया है इंडिया के पास जहां पर प्लांटेशन होती है गेहूं, चावल और कॉटन की। क्या बोला मैं? इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया प्लांटेड अंडर व्हीट, राइस एंड कॉटन। देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया पल्स, जूट, स्पाइस और मिल्क का, सबसे ज्यादा। लेकिन इनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा नहीं करता, इनको सबसे ज्यादा लैंड अलॉट की हुई है, लार्जेस्ट एरिया अलॉट किया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इन तीनों का नहीं करता। तो टॉप जान गए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका करता है। फिर जानना है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का है, तो फल फ्रूट का चाइना के बाद, सब्जियों का, चाय का। चाय सबसे ज्यादा फेमस तुम्हें पता है कहां की होती है? दार्जिलिंग। फार्म्ड फिश का, फार्म्ड फिश क्या होती है? अरे समुद्र के अंदर मछलियां हैं, वो फार्म्ड फिश नहीं होती। अरे आजकल मैंने देखा बिहार के अंदर खेतों के अंदर पानी भर के वहां मछली पाल लेते हैं। कॉटन का, कॉटन का सबसे बड़ा एरिया इंडिया के पास है, यहां पर सबसे बड़ी खेती होती है। लेकिन कॉटन का सेकंड नंबर का प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। गन्ना, गेहूं, चावल, फिर से कॉटन लिख दिया सॉरी, और चीनी, चीनी भी है भैया, चीनी। शुगर तो लेकिन वैसे इंडस्ट्री में आ गई, लेकिन यहां बता दिया एग्रीकल्चर और अलाइड बात कर रहे हैं, एग्री गन्ने से ही बनी है चीनी। तो सेकंड नंबर पे इन मामलों में है। और आप जानोगे ग्रोसरी, जानते हो ग्रोसरी क्या होता है? ग्रोसरी, ग्रोसरी जैसे कि घर का सामान, छोटे मोटे आइटम जो घर के अंदर आते हैं। तो इंडिया के अंदर मार्केट है फूड और ग्रोसरी की। खाना मंगाते हो ना जो आजकल, कहां कहां से खाना मंगाते हो? जोमेटो और स्विगी, ब्लिंकिट, कुछ कुछ है ये सब। तो इंडिया की पूरे वर्ल्ड में सब छठे नंबर की मार्केट है, वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मार्केट है फूड और ग्रोसरी की, जो कि इंडिया के टोटल रिटेल में 70% कंट्रीब्यूट करता है सेल्स के मामले में। अगर इंडिया में 100 रुपए का सामान बेचा जाता है तो 70 रुपए का सामान इंडिया के अंदर फूड एंड ग्रोसरी का बेचा जाता है, समझे? ठीक है। और बताओ गाय भैंस, गाय भैंस के मामले में इंडिया टॉप पे है। तो इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड। कैटल हर्ड मतलब भैंस, बुफेलोज पालने का जो एरिया है वो इंडिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये कुछ फिर फैक्टर लिखे हुए हैं, ये पढ़ने वाला ही है। और हां, कहता है इंडिया ग्रो लार्ज वैरायटी ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होती है? कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जो खाने के काम नहीं आती बल्कि बेचने के काम आती है। इससे बेचकर कुछ कपड़ा वपड़ा बना लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं। कैश क्रॉप्स के मामले में इंडिया बहुत सारी वैरायटी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कॉटन, जूट, शुगर केन। शुगर केन वैसे खाने के काम भी आता है, लेकिन शुगर केन को कैश क्रॉप माना जाता है क्योंकि शुगर केन से जनरली चीनी बनाई जाती है जो चाय में डलती है। ठीक है जी, ओके। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखोगे अभी तो बहुत बड़ी बात है। चलो जी, ये तो कुछ डेटा हो गया। अब सरकार कहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने ओपन किया है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को हमने ओपन किया है। हमने बोला है दुनिया को हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा लगाओ। तो कहां कहां पर सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है इस प्राइमरी सेक्टर के अंदर, यह पढ़ना है हमें। तो बेसिकली दोस्तों सरकार ने बोल रखा है कि अगर तुम ई कॉमर्स के थ्रू फूड को बेचना चाहते हो, क्या बोला मैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब जैसे ये Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये ऑनलाइन बेचने को बोलते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के थ्रू अगर तुम फूड प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो तो 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। समझ रहे हो? मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% अलाउड है। मतलब ज्यादा पूछताछ नहीं की जाएगी। कोई भी फॉरेन कंट्री का बंदा आके इंडिया के अंदर एक ऐसी ऐप खोल सकता है जिसके थ्रू वो फूड प्रोडक्ट को बेचेगा। तो यहां पर गवर्नमेंट के बहुत सारे मेजर्स हैं जो हमने अडॉप्ट किए हैं। तो पहला मेजर है इट इज अलाउड 100% एफडीआई। किसमें? इन मार्केटिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट। मार्केटिंग मतलब सेल परचेज, सेल परचेज, ठीक है। और मार्केटिंग कर लो और ई कॉमर्स को यूज कर लो थ्रू ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट दो तरीके से एफडीआई आती है देश में, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक गवर्नमेंट रूट होता है। ऑटोमेटिक रूट है मतलब कुछ सख्ताई नहीं है, नॉर्मल फॉर्मेलिटी है, तुम आ जाओ,
लेकिन दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। यहां पर 70 क्वेश्चन पूछती है सरकार और बड़े मुश्किल है कि सरकार बोले कि तुम आ जाओ। वेलकम बड़ा मुश्किल से करती है। तो भैया सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हुए हैं, तो वो मेजर्स धीरे धीरे आपके सामने आएगी। सरकार ने एक पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान नाम की योजना चलाई है, जिससे सरकार इनकम सपोर्ट करती है फार्मर्स को। कैसे करती है सरकार? देखो कैसे करती है। सरकार ने एमएसपी बना रखी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसके लिए भाई साहब? काफी सारी क्रॉप्स है, लिखा नहीं है मॉड्यूल में, वैसे 22 क्रॉप्स है आई थिंक। तो लगभग 21 या 22 क्रॉप्स के लिए सरकार कहती है हम एक ऐसा प्राइस डिसाइड करेंगे जिस प्राइस पर सरकार गारंटी देगी फार्मर्स को कि अगर तुम्हें लोग इतना रेट नहीं देते हैं तो हम दे देंगे। तो सरकार एक अच्छा रेट ऑफर करती है जिससे फार्मर का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यानी इसमें एक आइडिया भी दिया हुआ है कि एमएसपी के अंदर सरकार बोलती है अगर फार्मर ने 10 रुपए का खर्चा किया है तो सरकार उस माल को 15 रुपए का खरीद लेगी, यानी 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना खरीद लेगी। तो सरकार बोलती है 1.5 टाइम्स जो भी रेट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, मान लो तुमने 1 रुपए का माल बनाया है तो सरकार उसको 1.5 का खरीद लेगी। ऐसा ही कुछ रेट देती है सरकार। ठीक है, और सरकार ने इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट चलाए हैं एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब होता है पहले के टाइम में, पुराने जमाने में, मदर इंडिया जब पिक्चर आई थी उससे पहले भी लोग लोन देते थे, वो जमींदार लोन देते थे, कोई दोस्त या रिश्तेदार लोन देते थे, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। सरकार कहती है हमने बैंक खोले हैं, बैंक से बहुत कंसेशनल या बहुत रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। अब एग्रीकल्चर में दोस्त सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हमारे देश का एग्रीकल्चरल सिस्टम अभी भी काफी सारी जगह पर बारिश पे डिपेंडेंट है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है। अच्छी बारिश आई है तो अच्छी फसल हो जाती है, हद से ही अच्छी बारिश आ गई तो सारी फसल बर्बाद, बारिश नहीं आई तो सारी फसल बर्बाद। अब मान लो एक किसान ने 4 महीने तक बड़े प्यार से एक फसल बड़ी करी है और वो सारी तूफान से या फ्लड से खराब हो जाती है, तो फार्मर की तो वाट लग गई, कहां से कमाएगा पैसे? तो उस क्रॉप की भी इंश्योरेंस की स्कीम सरकार ने चलाई है कि अगर किसी फार्मर का ऐसे नुकसान हो जाता है तो सरकार ने उसके लिए स्कीम चलाई है। इसे बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, यह चलाई है सरकार ने, एक नोवल इंश्योरेंस स्कीम है जो भी क्रॉप लॉस या डैमेज होगा उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एक अलग से लिखाया था सरकार ने नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल का मतलब होता है खाने के तेल। खाने के तेल मतलब जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें तेलों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे देश में बहुत कम एडिबल ऑयल पाया जाता है। तो हम एक नेशनल मिशन पे है जिसमें हम खाने का तेल का प्रोडक्शन अपने देश के अंदर करने वाले हैं। चलो जी आगे। फिर सरकार ने मिध चालू किया। मिध, ये पेपर में आ जाएगा। मिध की फुल फॉर्म क्या है? मिध की फुल फॉर्म है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब फ्रूट और वेजिटेबल, और इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़ा हुआ। कहता है हॉर्टिकल्चर की भी साथ साथ में जुड़ी हुई ग्रोथ हो एग्रीकल्चर के साथ, उसके लिए सरकार ने बोला होलिस्टिक ग्रोथ करेंगे। ये होलिस्टिक का मतलब क्या होता है भाई? होलिस्टिक का मतलब होता है फास्टर ग्रोथ। अबे ये लिखने से क्या होता है? ठीक है, तो पेपर में आ जाएगा मिध किस लिए है, तो मिध है भाई हॉर्टिकल्चर सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, सरकार ने बोला जो लोग परंपरागत कृषि करते हैं, कृषि का मतलब एग्रीकल्चर होता है, परंपरागत का मतलब होता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल का यूज नहीं करते, खाद गाय का गोबर का यूज करते हैं। तो परंपरागत कृषि को हम डेवलप करेंगे, विकास करेंगे उसका। तो सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY चलाई है, और इस PKVY में सरकार ने बोला है जो मिट्टी है, मिट्टी की हेल्थ अच्छी रहे, तो इसके लिए हम लोगों को सोइल हेल्थ कार्ड इशू करेंगे। इसका सिस्टम क्या है ये भी एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोल रखा भैया लोगों को सोइल हेल्थ कार्ड बांट देंगे, उसमें टाइम टू टाइम हम चेक करते रहेंगे, कार्ड के अंदर रिपोर्ट बनती रहेगी, और कोई कमी हुई तो सरकार उसको ठीक कराने के मेजर्स लेती रहेगी। ठीक है, सरकार ने अपने पास एक अलग से एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड पे बिजली चाहिए, वहां पर ट्यूबवेल को चालू करने के लिए, ट्यूबवेल से पानी आता है। एग्रीकल्चरल लैंड पे इरिगेशन सोर्सेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एग्रीकल्चर का माल बेचने के लिए अच्छी रोड चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, है ना। तो ये एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो
इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार प्रोवाइड करेगी तो सरकार उसके लिए फंड यानी एक अलग से रिजर्व बना लेती है कि भैया इसके अंदर पैसा जोड़ते रहेंगे और यहां से पैसा जोड़ेंगे तो लोगों को हम उधार के तौर पे इधर से ही दे देंगे, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म उधार दे देंगे लोगों को, ताकि लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कंट्रीब्यूट करें। राइट, अगला दिया है प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। एफपीओ का मतलब फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहां पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। कहता है एक फार्मर को अगर अंबानी से प्यार हो गया तो वो फार्मर और अंबानी एक दूसरे से दोस्ती कर लो, एफपीओ बना दो अपना। तो उसको बोलो अंबानी तू बना चिप्स, मैं दूंगा आलू। आलू से सोना नहीं बनेगा, चिप्स तो बन जाएंगे, समझे? तो सीधा प्रोड्यूसर से कांटेक्ट कर दो, बीच में जो दलाल होते हैं उनको रिमूव कर दो, तो बेटर इनकम रहेगी। जो दलाल की कमीशन है वो भी फार्मर के पास जाएगी, बेटर इनकम रहेगी, खुद मस्त पैसा कमा पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे। ठीक है, सरकार ने प्रोग्राम चलाया पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पीडीएमसी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब बूंद बूंद पानी की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बूंद बूंद का हिसाब लगाएंगे कितना प्रोडक्शन करता है। तो फार्म लेवल पे यानी खेतों के लेवल पे हम पानी की वैल्यू लोगों को बताएंगे। बस इतना ही है, ज्यादा इसको एक्सप्लेन किया नहीं है। सरकार कहती है हम एक माइक्रो इरिगेशन फंड भी बनाएंगे। देखो दोस्तों, सरकार ने एक बनाया एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो भी लोग लोन मांगते हैं हम उनको दे देंगे इस फंड में से निकाल के। फिर सरकार ने बनाया एक माइक्रो इरिगेशन फंड, मतलब जिन लोगों के पास ट्यूबवेल वगैरह नहीं है उन लोगों को पैसा यहां से दे देंगे। माइक्रो का मतलब छोटा सा फंड है एक तरीके से। ठीक है, इनिशिएटिव टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया जाएगा, टेक्निकली इंप्रूव किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज इसके अंदर ज्यादा किया जाएगा, ये बोला। हमने एक ईनेम चलाया, पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब होता है ओवरऑल, पैन का मतलब ओवरऑल, ईनेम, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। एक ईनेम नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली हम अपना सामान बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडिंग पोर्टल है। इसके ऊपर मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है भाई, ये इंपॉर्टेंट, देखो कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो यहां से ये उठ के आ सकता है। फिर सरकार ने किसान रेल चलाई, ये मुझे मस्त लगती है। किसान रेल मतलब एक ऐसी ट्रेन चलाई है जिससे किसान लोग अपना सामान शहर में भेज सकते हैं बहुत सस्ते खर्चे पे, बहुत सस्ते खर्चे पे। अब देखो दोस्तों, लॉजिस्टिक्स जानते हो? लॉजिस्टिक्स क्या होता है? अडानी का सबसे बड़ा धंधा है पूरे इंडिया में लॉजिस्टिक्स का। एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाने के लिए जो भी सर्विस चाहिए होती है उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। क्या सर्विस चाहिए होती है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, जैसे कि ट्रेन। एक हो सकता है उस सामान को तुम्हें पैक करना पड़े, कभी बोरी में, कभी कट्टे में, कभी थैली में, कभी कार्टन में, वो सब सिरदर्दी उनकी है। तो ऐसी सर्विसेज अडानी क्या करता है, जो विदेशों से सामान बंदरगाह पे आता है, पोर्ट पे आता है, समुद्र के पास आता है, वहां से उठाकर पूरे इंडिया में फैलाता है, समझे? तो यहां पर किसान रेल बनाई है, ये फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है, गेहूं चावल है, इसकी लॉजिस्टिक्स की हेल्प के लिए बनाई है। सरकार ने एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया। स्टार्टअप का मतलब आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उसकी अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी से रिलेटेड नया बिजनेस खोलो, नया धंधा खोलो, सरकार हेल्प करेगी, पैसा प्रोवाइड करेगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो ये कहानी थी प्राइमरी सेक्टर की। अब दोस्तों हम आएंगे सेकेंडरी सेक्टर पे। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है फैक्ट्रीज, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला मैं? फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज मतलब कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इंडस्ट्रीज हैं, कुछ भी बनाने की, उसकी बात करेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर से अभी बताऊं तो मोर देन 40% लोग अभी भी एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूडेड है इंडिया के, मतलब बिजी हैं। 44% आई थिंक, वो मैंने इसके अंदर लिखा नहीं है, लेकिन आप देख लेना। देखोगे नोट्स में मिल जाएगा यार। हाँ ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज की बात करते हैं। तो दोस्तों कहते हैं चलो जी यहां से फैक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहते क्या है सीधा बताता हूं। इंडिया के टोटल ग्रोस वैल्यू एडेड में, टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड एक जीडीपी के है, एक तरह की जीडीपी मान लो। इंडिया के टोटल जीडीपी में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का लगभग 30% कंट्रीब्यूशन है, तो एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है भाई साहब।
30% है नहीं, उससे कम है वैसे सच बताऊं तो। और 12.1 करोड़ लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, मतलब फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ये कौन सी फैक्ट्रीज हैं? ये छोटी बड़ी हैवी सब फैक्ट्रीज हैं। केमिकल की हो गई, फर्टिलाइजर की हो गई, दवाइयों की हो गई, माइनिंग है, डिफेंस है, टेक्सटाइल है, रिटेल है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, सब हो गया। ये सब हो गया। जितनी भी फैक्ट्रीज है सारी की सारी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो द शेयर, नीला रंग यूज करेंगे यहां पर, लाल पहले से था। द शेयर ऑफ इंफॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमी इज मोर देन 50% ऑफ जीडीपी जीवीए। कहता है जो इनफॉर्मल सेक्टर है, देखो दो तरीके के सेक्टर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके अंदर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसके अंदर 10 से कम लोग काम करते हैं। तो कहता है ऐसी छोटी छोटी फर्म्स मोर देन 50% है इंडिया में। इंडिया में जितना भी जीवीए है आधे से ज्यादा छोटी छोटी फर्म से बनता है, ठीक है, जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं। खैर इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई इनफॉर्मल सेक्टर्स की, बस आपको ये मेन लाइन यहां पर जाननी है, ठीक है। बाकी डेटा दिया हुआ, ये डेटा आपके किसी काम का है नहीं दोस्त। एक बार डेटा आपको रीड जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेकर इस डेटा को जरूर रीड करो। बस एक लाइन में आपको पढ़ाना चाहूंगा, यहां पर लिखा है इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 70 तरीके के इंडेक्स कैलकुलेट किए जाते हैं, कौन कौन सा ध्यान रखोगे। एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी कैलकुलेट किया जाता है। इंडिया की रैंक 2022 में इसमें 40 थी, जो कि इंप्रूव हुई है। 81 रैंक थी इंडिया की 2015 में। 2015 में इंडिया रैंक 81 पे था इनोवेशन करने के मामले में, और 2022 में इंडिया 40वें नंबर पे हो गया इनोवेशन करने के मामले में। एक द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बनाया गया है, डीपीआईआईटी। इसका रोल है कि ये ऐसी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करे और इंप्लीमेंट करे जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी हो, और इसके अंदर ऐसी डेवलपमेंट हो, बेतुकी डेवलपमेंट नहीं, इंडस्ट्रियल नीड्स को देखा जाए और हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा जाए। ऐसा ना हो कि हम किसी को बर्बाद करके अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसका कोई एग्जाम से लेन देन नहीं है, पेपर में ये आने वाली चीजें हैं। सम ऑफ द पॉलिसीज आर प्रेजेंटेड बिलो। कहता है सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड। नंबर 1 जीएसटी बनाया, 1 जुलाई 2017 को लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया था। अब दूसरा कहता है कंपनी को जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स, अब वो कम कर दिया। पहले 25% होता था, उसको कम करके 22% कर दिया। तो ठीक है, बहुत थोड़ी सी एग्जम्पशन है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट है ये। कहता है 2014 के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, यानी इंडिया एनकरेज कर रहा था कि तुम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करो। जैसे कि एप्पल के फोन पहले इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होते थे, अब इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती थी, अब इंडिया में प्रोड्यूस होती है। तो फॉरेनर्स को वेलकम कर रहा था, तुम इंडिया में फैक्ट्री लगाओ, यहां पर प्रोड्यूस करो। वोकल फॉर लोकल बोल रहा था। कहता है जो लोकल लोग हैं उनकी वॉइस बनो, उनकी वॉइस बनो। आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन करो, इससे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और ये इंडिया के जीडीपी का हिस्सा भी बनेगा। भाई साहब, विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगी, विदेशी टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आएगी, विदेशी लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं। फिर इसके बाद आज के टाइम में, ये तो 2014 की बात है, आज के टाइम में इंडिया काम कर रहा है मेक इन इंडिया 2.0। कहता है नया एक और मेक इन इंडिया 2.0 आ गया, जिसके अंदर इंडिया ने कुल मिलाकर 27 सेक्टर्स पे फोकस किया हुआ है, जिसमें से 15 मैन्युफैक्चरिंग है। यानी 2.0 फोकस कर रहा है 27 सेक्टर्स पे, जिसमें 15 सेकेंडरी सेक्टर के हैं इसके, और 12 चीजें हैं टर्शरी सेक्टर की, यानी सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड। ओके, यही इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना बड़ा मुश्किल काम है। वो लोग बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं। बाकी चोरों की पॉलिसी खराब है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बिजनेस करने के लिए सख्त हैं, लेकिन इंडिया बिजनेस करने के लिए थोड़ा सिंपल होता जा रहा है। इंडिया भी पहले सख्त था। तो ईज का मतलब है आसान। पूरी दुनिया में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, मतलब किस देश में बिजनेस करना कितना ईजी है, इसका इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो देखे जाते हैं कि कौन से देश में कितने प्रोसेसर हैं, कौन से देश में कितने लॉज हैं जो बिजनेस करने पे रोक लगा रहे हैं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कितना भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन कितनी है, धर्म के आधार पे भी हो सकती है,
और डोमेस्टिक और फॉरेनर वालों के आधार पर भी हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। तो देखा जाता है कि भाई साहब रैंकिंग है यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है, इंडिया की 63 रैंक आई थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में 2020 में। 2020 में कितनी रैंक आई? 63, जबकि 77 रैंक इंडिया की थी पहले। कब? 2019 में। 2019 में इंडिया 77 रैंक पे, 2020 में इंडिया 63 रैंक पे, तो एक तरीके से 14 रैंक की जंप हो गई। ये रिपोर्ट कौन छापता है? ये रिपोर्ट छापता है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डीबीआर। अरे यार कोई एक बात बताओ, मॉड्यूल वाले तुमसे ये पूछकर क्या साबित करेंगे बताओ कि इंडिया ने कितनी रैंक की जंप मारी 2019 और 20 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में? तुम बोल दोगे 14 रैंक की। क्या उखाड़ लोगे इससे? क्या नॉलेज गेन हो रही है? बस ये जान सकते हो कि हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक इंडेक्स है जो कैलकुलेट होता है। इंडिया में वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया में काम धंधे खोलना आसान हो गया है पहले से, रूल्स रेगुलेशन आसान हो गए हैं, गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हो गई है। ये जान लोगे तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ पता लगता है कि हाँ, इंडियन इकोनॉमी थोड़ी पहले से लिबरल है। ओके, अगला अब देखो, फॉरेन कंट्री का कोई बंदा, जैसे कि मान लो बिल गेट्स है, इलॉन मस्क है, जुकरबर्ग है, या कोई भी बंदा है फॉरेन कंट्री का, वो इंडिया के अंदर पैसा लगाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको किससे पूछना है? परेशान हो जाएगा यार, मोदी से पूछूं, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछूं, किससे पूछूं? तो ये धपड़ धपड़ खत्म करने के लिए, ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए सरकार ने एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। एक सिंगल विंडो बना दी कि कोई भी इन्वेस्टर होगा, चाहे इंडियन है चाहे फॉरेनर है, इसके लिए वन स्टॉप शॉप है। ये शॉप मतलब दुकान है। आप यहां जाओगे भाई साहब, यहां से आपको अप्रूवल मिल जाएगी, सर्विसेज मिल जाएगी, देश के अंदर ऐसे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको फैसिलिटी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है। बस इसके बारे में ज्यादा डिटेल इसने दी नहीं है, मैं देने लग जाऊंगा तो तुम परेशान हो जाओगे। ठीक है, सरकार ने बनाई प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान टू फैसिलिटेट अ डेटा बेस्ड डिसीजन रिलेटेड इंटीग्रेट प्लानिंग टू मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर बाय रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो सरकार बोलता है कि हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है, इसके हिसाब से हम लोगों की लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। पीएम किसान रेल थी, वो भी इसका ही पार्ट है, समझ रहे हो? उसमें भी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा, ऐसी कौन सी स्कीम बनाई है सरकार ने जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होती है? तो वो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, यही इसका आंसर आएगा। और ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ नोट्स के अंदर, राइट। अगला, सरकार ने बोला नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एनएलपी हमने बनाई है सितंबर 2022 में। जो एक्चुअली क्या है, इस पॉलिसी जो ये प्लान बनाया है, ये प्लान इस पॉलिसी के अंडर है। सरकार ने बनाई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, किसी भी तरीके से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने की पॉलिसी एक्चुअली ये है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट करने से जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की जो कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने से रिलेटेड कौन सी पॉलिसी बनाई? तो एनएलपी बनाई। कौन सा प्लान बनाया? तो ये पीएम गति शक्ति प्लान बनाया। तो दोनों अलग अलग है, पॉलिसी लिखा होगा तो ये, प्लान बना लिखा होगा तो ये। इस पॉलिसी में ही ये प्लान था, इस प्लान में ही वो ट्रेन है, समझ रहे हो? तो लोअर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड मेक इट एट पार। पार का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस विद डेवलप्ड कंट्रीज। थोड़ा ऐसा रखो, बेसिक रखो, राइट। आगे, सरकार का हमेशा से ही विजन रहा है आत्मनिर्भर। तो सरकार आत्मनिर्भर करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आई है। जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ सब्सिडी, कुछ ज्यादा फायदे मिलेंगे। तो सरकार कहती है कि पीएलआई स्कीम थी वो स्टार्ट कर दी गई मार्च 2020 में 14 की सेक्टर्स में। पूरे भारत में चालू नहीं है, इंडिया में भी कुछ 14 की सेक्टर्स है जिनका नाम इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। कुछ नाम बताए हैं, उसमें व्हाइट गुड्स इंपॉर्टेंट है। व्हाइट मतलब जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, सफेद दिखने वाले। हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है, एयर कंडीशनर, एलईडी लाइट्स। कहता है इनको अगर तुम बनाओगे तो सरकार इंसेंटिव देगी। तुम बोलोगे एसी बनाने पे इंसेंटिव क्यों भाई? एसी के अंदर से जो गैस निकलती है वो तो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है। अरे ऐसे ऐसे एसी आ गए अब कि जो जिसके अंदर से गैस निकलती है तो हमारा ओजोन लेयर खराब नहीं होता, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के आ गए हैं। तो सरकार इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहती है, वो बेनिफिट यहां पर लिखे नहीं है।
और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार ने बनाया ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए। आप जानते हो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कोई बंदा फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अंदर सरकार बोलती है सीधा प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मतलब सरकार कहती है तुम्हें सिर्फ पैसा लगाना है और धंधा शुरू करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने पहले से दे रखा है। कुछ चीजों के लिए सरकार ने पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे कि एयरपोर्ट सरकार ने दे दिया। अब सरकार बोलती है तुम सिर्फ एयरलाइन लेके आओ अपनी, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। प्लग एंड प्ले, ठीक है। प्लॉट लेवल पे, जमीनी लेवल पे सरकार ने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। आप सिर्फ पैसा लगाओ, माल लेकर आओ, करो काम। चलो जी, आगे बोलती है सरकार, एक मेन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यह है फेम इंडिया। फेम मतलब वो गोरापन नहीं है, समझे। फेम इंडिया की मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे। तो फेम इंडिया की फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब सुनना जरा दोस्तों ढंग से। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड। एक ऐसी कार जो बिजली से चलती है, यानी बैटरी से चलती है, और जब बैटरी काम ना करे तो वो पेट्रोल से भी चलती है, तो वो हाइब्रिड कार हो गई, जो दो फ्यूल से चले। जितनी भी सीएनजी की कार होती है, सीएनजी खत्म हो गई तो किससे चलती है? वो पेट्रोल भी होता है उसके अंदर, उससे चल जाती है, सपोर्ट के लिए होता है। तो सरकार ने बोला हमने फेम इंडिया स्कीम चलाई है ताकि लोग, इस स्कीम के अंदर सरकार कह रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फास्टली अडॉप्ट करो। तो टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड टू एंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द सेम। सरकार चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करो, इसको बनाओ और सस्टेनेबल ग्रोथ ताकि देश की हो सके। अब देखो यार, पेपर में क्वेश्चन बनने से रिलेटेड तुम्हें याद आना चाहिए कि मैंने क्या बोला था। देखो यहां पर आप देखोगे सरकार ने नीति आयोग में एक शून्य कैंपेन चलाया। शून्य कैंपेन में सरकार एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बोल रही थी डिप्लॉय करो। डिप्लॉय का मतलब होता है यूज करो इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखना जरा कंटेंट क्या लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि आजकल चल रहे हैं ई व्हीकल्स। फिर सरकार कहती है हमने ई अमृत प्लेटफॉर्म बनाया है, इस प्लेटफॉर्म पर डिटेल अवेलेबल है, वेबसाइट पे डिटेल अवेलेबल है, डिटेल ऑफ ई व्हीकल्स। ई व्हीकल्स को आजकल ईवी बोल रहे हैं, ठीक है। ये दो थे। अब सरकार बोल रही है हमने फेम इंडिया चला दिया, फास्टर अडॉप्शन। देखो दोस्तों, अभी पढ़ा है ना आपने, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी अडॉप्शन का मतलब यूज एंड प्रोड्यूस। अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स, तीनों अलग अलग है। सरकार फेम इंडिया के तहत ई व्हीकल्स के प्रोडक्शन और यूज पे जोर दे रही है। यहां पर ई व्हीकल की पूरी डिटेल अवेलेबल है। या ई व्हीकल तो एग्जांपल दिया था, मेन एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने का फोकस है। शून्य मतलब पोल्यूशन जीरो करना है। तो तीनों में डिफरेंस समझना दोस्त, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। बच्चे कहेंगे सर वहां भी था, ये यहां भी था, ये यहां भी था, ठीक है, ओके। सरकार ने चलाया, अगर कोई छोटे छोटे एंटरप्राइज चालू करना चाहता है, एमएसएमई। एमएसएमई मतलब पहले एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, एंड अगले वाले एम का मतलब मीडियम। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को वो स्टार्ट करना चाहता है, तो उसकी जागरूकता के लिए हमारे पास उद्यमी भारत है। तुम कोई भी एमएसएमई एंटरप्राइज चालू करना चाहते हो तो उद्यमी भारत प्लेटफॉर्म पे जाओ, आपको पूरा पता लग जाएगा, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी दोस्तों कि क्या है एमएसएमई। आप इससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं सब जान जाओगे, सब ठीक कर लोगे, मतलब स्टार्ट कर लोगे बेसिकली। सरकार ने पीएम मित्र चालू किया। पीएम मित्र, ये कोई दोस्ती नहीं है, मित्र का मतलब यहां पर दोस्ती नहीं है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। अपैरल का मतलब भी कपड़ा होता है और टेक्सटाइल का मतलब भी कपड़ा होता है। अपैरल मतलब बना बनाया कपड़ा, टेक्सटाइल मतलब कच्चा कपड़ा जिससे कुछ बनाना है, ठीक है। तो हमारे देश में भी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा कपड़ों की इंडस्ट्री को। तो कपड़ों की इंडस्ट्री से रिलेटेड पीएम मित्रा चालू किया गया है। इसके अंदर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा जिससे कॉस्ट कटिंग होती है, बाहर से एफडीआई को बूस्ट कराया जाएगा और लोकल इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ध्यान रखना सिर्फ इतना ही,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने पीएम मित्रा चालू किया। इसके अंदर सबकी इन्वेस्टमेंट अलाउड है, फॉरेन की भी है, डोमेस्टिक भी है। इसके अंदर हम कॉस्ट कट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो बाहर से हमारे देश में आती है। जब बाहर से बंदा कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो टेक्नोलॉजी भी आएगी, राइट। अगला, हम ओपन हो गए एफडीआई के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली एफडीआई है, और हमने काफी सारे बिजनेसेस के अंदर एफडीआई अलाउ कर दी। ये बेसिकली वही बात बोल रहा है, ठीक है। और ये बोलता है कि कुछ बिजनेस के लिए 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब किसी विदेशी को बोलो, अपनी महिला मित्र को, अपने पुरुष मित्र को जो फॉरेन कंट्री में रहता है उसको बोलो, इंडिया के अंदर अगर तेरे को कोल बेचना है, कोयला बेचना है, सेल करना है, या कोल की माइनिंग करनी है, तो उसकी एक्टिविटीज में तुम सारा पैसा लगा सकते हो। सारा पैसा 100% कोल की सेलिंग और कोल की माइनिंग से रिलेटेड अब अलाउड है कि विदेश का सारा, मतलब 100% एफडीआई हो सकती है। कोई फॉरेनर अपनी 100% कंपनी खोल सकता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर एक बोर्ड था एफआईपीबी, इसको खत्म करके हमने एफआईएफ बना दिया। ये क्या है, नाम बदल दिया? हाँ, नाम ही बदला है। एक था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, बाहर से आए हुए इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने वाला बोर्ड, जो हमारे देश में खत्म कर दिया मई 2017 में, एबोलिश कर दिया। इसकी जगह नया बोर्ड बना फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। दैट्स इट है, नाम बदला है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। कहता है बीते हुए 5 सालों के अंदर, ये कौन से बीते हुए 5 साल है? आज के 5 साल है, जब ये 2021-22 में कोई बंदा बुक लिख रहा था तब के बीते हुए 5 साल है, ये नहीं पता। तो बीते हुए 5 सालों के अंदर 853 एफडीआई प्रपोजल्स डिस्पोज्ड ऑफ हो चुके हैं। डिस्पोज्ड ऑफ मतलब क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर एफडीआई जंप हो चुकी है 39% से, यानी इतनी एफडीआई इंक्रीज हो चुकी है बीते हुए 5 सालों में। बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट इंक्रीज हुआ है। सरकार ने भाई साहब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक रोड टैप बनाया है। रोड टैप शॉर्ट फॉर्म है, ये तो फुल फॉर्म लिखी है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। रेमिशन का मतलब हटाना होता है। कहता है जो भी तुम एक्सपोर्ट करोगे उस पर जो भी ड्यूटी और टैक्स लगता है उसको हटा देंगे, रोड टैप करेंगे। कब बनाया? 2021 में फॉर्म किया गया टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एमईआईएस। एमईआईएस पहले एमईआईएस चल रहा था, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इस प्रोग्राम के तहत जो भी तुम एक्सपोर्ट करोगे उसके अंदर तुम पे कुछ टैक्स वगैरह देने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने इसको खत्म कर दिया, नाम बदल दिया। इसका नाम बदल के रोड टैप रख दिया। इसमें बहुत सारी चीजों पर टैक्स और ड्यूटीज खत्म कर दी है। काफी सारी चीजों पर सरकार ने यहां पर सब्सिडीज भी प्रोवाइड करनी शुरू की है ताकि एक्सपोर्ट इंडिया का बूस्ट हो जाए, राइट। ओके, रिपोर्ट है, ठीक है जी, ओके। सरकार कहती है इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को फास्ट करने के लिए, इनोवेशन के इंडिया के अंदर इनिशिएटिव्स लाने के लिए सरकार ने यहां पर, पढ़ लेते हैं पूरा, इनिशिएटिव टुवर्ड्स फॉस्टरिंग इनोवेशन इंक्लूड। हाँ, कहता है सरकार कि हम देश में इनोवेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। उस इनिशिएटिव में क्या क्या है? इनोवेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया? इनकम्बेशन, होल्डिंग, हैंड होल्डिंग, फंडिंग, इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप। ये क्या क्या है? हैंड होल्डिंग का मतलब सरकार हाथ पकड़ रही है और चला रही है तुम्हें, ऐसे आगे बढ़ो। सरकार पैसा भी दे रही है लोन के तौर पे। सरकार इंडस्ट्री के तौर पर पार्टनरशिप भी कर रही है तुमसे, तुम्हें मेंटरशिप भी दे रही है, तुम्हें जोड़ भी रही है। और ये हमारे आईपीआर रेजिम को स्ट्रेंथ कर रही है। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इनकम्बेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, बच्चा बोल ही रहा होगा, तो दोस्तों कभी भी तुम्हें छोटी मोटी दिक्कत आने लगे कि भाई साहब कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो उसको फटाक से अपने गूगली पे जाया करो और गुगली पुगली कर दिया करो। गुगली पुगली करने का मतलब होता है सर्च कर दिया करो, इनकम्बेशन, इनकम्बेंट बोल लो, इनकम्बेशन बोल लो, कुछ भी है। इनकम्बेशन मीनिंग पदाधिकारी। हाँ, सरकार इसके लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल बन गई, एक हेड अथॉरिटी, पदाधिकारी बन गई, राइट, इसके लिए। फिर नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी इज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द लॉजिस्टिक सेक्टर। कहता है लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए एनएलपी बनाई गई थी। इसका नाम पहले भी ले लिया था भाई, ये वही तो है, वो पुराने वाली चीज यहां पर रिपीट हो गई है। तो टेंशन नको लेने का, टेंशन नको लेने का। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था पॉलिसी प्रोग्राम में, आगे आ जाओ। बोलता है स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ये एक फैसिलिटेटर की तरह
वर्क करता है, लोगों के आइडियाज और इनोवेशन को प्रमोट करता है। स्टार्टअप इंडिया भैया, तो एक बात देखी जाए, इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अच्छा, ये पहले वाला पॉइंट दोबारा आ गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की 2015 में 81वीं रैंक थी और 2022 में 40वीं रैंक आ गई है। ठीक है, ये चीज पहले पढ़ चुकी थी, रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं दोबारा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट ने यहां पर एक प्रेफरेंस दी कि इंडिया में बनाओ, सामान इंडिया के अंदर बनाओ, मेक इन इंडिया, लोकली मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रेफरेंस देनी स्टार्ट की सरकार ने। सरकार कहती है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट करेंगे। पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट परचेज, प्रोक्योरमेंट का मतलब परचेज होता है, गवर्नमेंट परचेज करेगी लोकली मेड सामान, इससे लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रमोट होंगी। ठीक है, सरकार ने बोला हमारे पास है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। किसी को इमरजेंसी में पैसा चाहिए होगा, इमरजेंसी में, तो फुल गारंटेड लोन सरकार प्रोवाइड कर देगी, लेकिन इमरजेंसी देखेगी सरकार कैसी हुई है और उसको मॉनिटर भी करेगी। किसको? अच्छा, ये किसी भी बंदे के लिए है क्या? बंदों के लिए नहीं है, ये बैंक वगैरह के लिए है। जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर वो फंस गए हैं किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो सरकार उनको लोन दे देगी सरकार, उसकी हेल्प कर देगी। ठीक है जी। अगला और लास्ट अबाउट सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में बोलता है इंडिया इज गियरिंग अप फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंडस्ट्री 4.0। कहता है इंडिया 4th रेवोल्यूशन की तरफ चल पड़ा है इंडस्ट्री के। चलो काउंट करते हैं। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी IPR 1948, दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी IPR 1956। मदारा सुनो मेरी बात। तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी 1991 में। कहता है अब चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ चल पड़ा है। कुछ अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुई है, बस इंडिया कह रहा है इंडिया को अब नया बनना होगा। जैसे आजकल AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग चल रही है, मशीन लर्निंग चल रही है, तो सरकार कह रहा है कि इन चीजों की बहुत जरूरत है, हमें इसके लिए आगे काम करने होंगे। तो बोलता है 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में चल रहा है, इन विच मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स टू इंटीग्रेट। बस जरूरत बताइए, कहता है जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जरूरी है किन चीजों को समझना, किन टेक्नोलॉजी को समझना, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, मशीन लर्निंग, IoT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IoT की फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं भाई साहब। IoT की फुल फॉर्म क्या है? IoT, इसे तो कुछ भी बता देगा, ये तो कुछ गलत भी बता सकता है, शर्माना मत। ऐसे लिखेंगे, आई लिखेंगे कैपिटल IoT। हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली इंटरनेट को समझना जरूरी है। ठीक है, और द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी which aims to increase the share of manufacturing in GDP to 25% by 2025 is a step in this direction। कहता नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई है। 70 पॉलिसी बना दी, बच्चा कौन कौन सी याद रखेगा? बस ये है कि 2-3 बार इसको पढ़ लोगे तो पेपर के अंदर जो MCQ आएगा उसको क्रैक कर सकते हो, इतना ही है। ठीक है, तो 2025 में सरकार उम्मीद कर रही है कि 25% शेयर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, मतलब बढ़ जाएगा इस पॉलिसी की हेल्प से जीडीपी के अंदर। अभी जीडीपी के अंदर लेस देन 20% शेयर है, 20% के आसपास का शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। ठीक है, चलो जी, अब तीसरा सेक्टर आता है। तीसरा सेक्टर ये है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है दोस्तों सर्विस सेक्टर। इसमें हम काउंट करते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी चीजों को, टीचिंग, सीए की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, ऐसी चीजों को। 2 मिनट का है ये, 2 मिनट का है भाई, 2 मिनट का, बस छोटा सा ये थ्योरी है। मुझे पता है कि बोर हो जाते हो, अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो, 2 मिनट का बस। तो इंडिया की जो ग्रोथ बताई गई है ना, इंडिया की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ है, वो दूसरी कंट्रीज से अलग है भाई साहब। विदेशों के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ज्यादा हाई लेवल की ग्रोथ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ की है। ठीक है, लेकिन इंडिया में टर्शरी सेक्टर की वजह से ज्यादा ग्रोथ हुई है। इस सेक्टर की वजह से, टर्शरी सेक्टर की वजह से। तो भैया टर्शरी सेक्टर पे आते हैं, और रिमार्केबल फीचर ऑफ द पोस्ट रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमी। एक रिमार्केबल फीचर है
1991 के रिफॉर्म के बाद इज द ओवर आर्किंग रोल ऑफ द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का वर्चस्व सबसे ओवर आर्किंग है, सब पे जीतता हुआ है, सबसे आगे है। किसमें? इसने देश में ग्रोथ भी जनरेट की है, एम्प्लॉयमेंट भी, इनकम भी। इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, हर एक चीज में सर्विस सेक्टर का बोलबाला है। इंडिया के वर्कर्स, इंडिया के बोले तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, सीए, सीएस, लॉयर्स, बैंकिंग और इंश्योरेंस के बंदे टॉप क्लास होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अनलाइक द यूजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहता है यूजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसी होती है उसके जैसा नहीं। अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं। इंडिया का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो डिफरेंट था। देखो, दूसरे देशों का जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? वो होता है लोग जब शिफ्ट हो जाएं फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में ज्यादा लोगों की जरूरत होती नहीं है, जो ज्यादा घुसे हुए हैं उनको कम करो, इंडस्ट्री में लाओ, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करो, देश की तरक्की करवाओ। ऐसा ही हुआ है ज्यादातर देशों में। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में लोग एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट हुए हैं कहां कहां सॉरी ये लाइन दोबारा लिखी हुई है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, इसको रिपीट कर दिया। हाँ, इंडिया का एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। इंडिया ने इस ट्राजेक्टरी, इस पाथ को बाईपास कर दिया। क्या कर दिया? बाईपास। ये जो ग्रोथ ट्राजेक्टरी है, मतलब ग्रोथ का जो रास्ता है, बाईपास कर दिया, खत्म कर दिया। इंडिया कहता है हमने शिफ्ट किया है एग्रीकल्चर से सर्विस, और हम तब भी ग्रो कर गए। इंडिया इज जैम पैक द बेस्ट। तो यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। एक बार कुछ छोटी छोटी बातें देखो जी, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो किसी ना किसी स्कीम से आएगा। स्कीम, फैक्ट, इनिशिएटिव, जो नीति आयोग के 7 इनिशिएटिव हैं, इससे तो पक्का क्वेश्चन आने के चांस है, और आज की क्लास से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है। ये मैं आपको बात बताऊं, एक बार मॉड्यूल खोल के देख लेता हूं भाई। छोटी बहुत चीजें जो फैक्ट के नाम पे आपको पढ़नी है। सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, न्यू स्कीम डाल दिया, आ गया जी, आ गया जी, आ गया। फाउंडेशन कोर्स पे आ गए, ये आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है। कुछ भी बताने से पहले एक बार जरा इधर आ जाओ। हा, अभी तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। इट वॉज लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन, मैं समझता हूं, जरूरी है भाई। ये जो टर्शियरी सेक्टर की मेन चीज हम पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में दोस्तों आज भी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये नोट्स के अंदर दिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में अवेलेबल नहीं है। एमएसएमई सेक्टर भी नाम नाम का है, स्ट्रगल कर रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजों के इंपोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट है। काफी सारे इंडस्ट्रीज के अंदर जो सरकारी है उसके अंदर लॉस देखने को मिल रहे हैं, इनएफिशिएंसीज देखने को मिल रही है, और अभी तक इंडस्ट्री की लोकेशन वाली प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं हो पाई है। कहते हैं स्टील की इंडस्ट्री सिर्फ समुद्र के पास लगेगी, समुद्र के पास हर कोई नहीं लगा सकता, बस की नहीं है सबके। तो कुछ प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ, कुछ लेबर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, यानी लेबर के लॉज हैं, उस हिसाब से एक लेबर को इतने घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक बोलता है तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक बार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट में लिखा है फ्यूल प्राइस बढ़ने लगे हैं, पेट्रोल डीजल जो मशीन में यूज होता है उसके प्राइस बढ़ने लगे हैं। माउंटिंग प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर की प्रेजेंस माउंटेन की तरह बढ़ रही है, पहाड़ की तरह, यानी छोटी छोटी फैक्ट्रीज पहाड़ की तरह बढ़ रही है जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, ये मान लो, ठीक है। लेकिन मैं ये दिखाना नहीं चाहता था आपको। हाँ बस पीएम मित्रा वगैरह ये हम कर चुके हैं। और दोस्तों ये वाला फैक्ट
हाँ जी, ये देखो, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दिखाई दे रहा है। क्या बोल रखा है इसने? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, देख रहे हो, देख पा रहे हो आप कैसा क्वेश्चन पूछ लिया? इसने सीधा ही रैंक के बारे में पूछा है, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 2020 में रैंक कितनी थी भाई साहब? आपको याद कैसे होगा? 2019 में 77 थी, 2020 में 63 हो गई, तो इंडिया ने 14 रैंक की जंप कर ली। इतना डेटा याद इसने बोला है, फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो कहां से क्वेश्चन पूछ लिया? ठीक है, ये मान सकते हैं कि भाई ई नैम के बारे में पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोग्राम है, तो यहां लिखा भी है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्रोग्राम, यूनिफाइड नेशनल मार्केट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक नेम दिया हुआ है और पूरे भारत के लिए है। ठीक है, पैन इंडिया ट्रेडिंग पोर्टल है, ऐसा ही था क्या कुछ? इलेक्ट्रॉनिक नेम कार्ड गिवन टू द सिटीजन। अरे इंडिया के सिटीजन को कोई नाम नहीं दिया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, ट्रेडिंग पोर्टल है एग्रीकल्चर के सामान को बेचने और खरीदने के लिए। तो ये दोनों पॉइंट सही है, बी और सी यहां पर सही हो जाएंगे, लोगों को कुछ नाम नहीं दिया, राइट? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर। तो ये क्वेश्चंस भी आई होप आप लोग ट्राई करोगे, आप लोग इस चैप्टर को खत्म कर दोगे विद नोट्स। नोट्स में आपको अभी थोड़ी सी उसमें कलाकारी बाकी है दोस्त, आज रात को 8-9 बजे तक अपलोड हो जाएंगे। आपको जब समय लगे आप इसको पढ़ लेना, कल पढ़ लेना। मेरी तरफ से मैंने खत्म कर दिया है सिलेबस आपका। अब देखो प्लान क्या है दोस्तों, देखो प्लान क्या है तुम्हारे लिए, प्लान समझना, ये प्लान सबसे जरूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि सैटरडे को तुम्हारे लिए सीरीज लेकर आ रहा हूं, दे दनादन वाली, राइट? दे दनादन जो सीरीज है, इस दे दनादन सीरीज में जो एमसीक्यू करा रहा हूं, इसके लिए रिवीजन भी करनी है, राइट? देखो रिवीजन का एक तो सबसे कम समय आज तक की हिस्ट्री में सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को इस बैच में मिला है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ये अटेम्प्ट लागू हो गया और बच्चों को बहुत कम टाइम मिला तैयारी करने का। तो रिवीजन करो आप चाणक्य 2.0 बैच से। अब मैंने पढ़ाया तो मेरे लेक्चर से आप रिवीजन करना पसंद करोगे ऑब्वियसली। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का इस सैटरडे को कराऊंगा, तो चैप्टर 2 वहां पर मैंने रिकॉर्ड कर रखा है। चैप्टर 3 के लिए मैं सैटरडे को 1 बजे आपकी क्लास लूंगा, ठीक है? चैप्टर 3 के लिए सैटरडे को 1 बजे क्लास लूंगा, लेकिन चैप्टर 3 के लिए आप प्लीज शॉर्ट नोट्स में से पढ़ के आना जो आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों? तो मैं बाय बाय तो कहना नहीं चाहता यार, तुम देख रहे हो मैं आज कितना परेशान हूं, समझ रहे हो? तुम्हारी तरफ कभी देख रहा हूं कभी नहीं देख रहा, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब आफ्टर ऑल दिस इज नॉट अ लास्ट क्लास, राइट? लास्ट क्लास तो नहीं है, अभी कोई भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है भाई साहब, हम मिलने वाले हैं दोस्त, हम फोड़ने वाले हैं, एंड तक साथ दूंगा। ये तो नॉर्मल सीरीज है जो चल रही है, इसके बाद और धमाकेदार सीरीज लाऊंगा, फिर मैराथन पे आऊंगा, तुम साथ साथ बने रहोगे तो अपार खुशियां मिलेगी, राइट? ओके रिपोर्ट है। अरे मिस विस करने की जरूरत नहीं है कृष्णा भाई, कैप्टन अभी साथ में है, बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट क्लास नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई लास्ट क्लास नहीं है, समझे इस बात को? मैं कभी नहीं कहना चाहता, हाँ ठीक है? ये कोई, अरे भैया अभी मेरी तरफ से कोर्स खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? ये तो फॉर्मल एक तरीके से कोर्स खत्म हुआ है, आप लोगों का प्यार बना रहेगा, आप लोग प्यार करते रहोगे। इस क्लास में आपका जितना प्यार आएगा उस बेसिस पे मैं बहुत सारे एफर्ट्स तुम्हारे लिए लेने वाला हूँ। खैर आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफर्ट्स तो मैं लूंगा, ठीक है? मैं सोचने लगूंगा कि अब मेरे को समय मिलेगा कि तुम्हारे लिए कैसे 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 चीजें नई नई लेकर आनी है, क्योंकि नया स्टाइल आया है, नया सिलेबस है, अब नई चीजों पे काम करना होगा। तो हर कोई टीचर मार्केट में जो पढ़ा रहा है वो नई नई चीजों पे काम कर रहा है, राइट? मुझे भी उन चीजों पे काम करना है, आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट, एमसीक्यूज, एग्जाम ओरिएंटेड ये चीजें बनानी है। अब मेरे पास समय लगेगा, मैं उसको बनाऊंगा और आप लोगों के लिए लाऊंगा, ठीक है दोस्तों? तो आज की क्लास में इतना ही। प्लीज एक बार कल उस नोट से जरूर पढ़ लेना। मैं आपके इस कॉपरेशन को बहुत सराहनीय बताता हूं कि आप लोगों ने बहुत कॉपरेट करके इस क्लास को देखा होगा, नहीं तो इतनी रद्दी क्लास, इतनी थ्योरेटिकल क्लास मजेदार होती नहीं है, फिर भी तुम्हें देखनी पड़ती है। तो मैं बता रहा हूं यार, ये मजबूरी है। लाइक इन्होंने सिलेबस कुछ इस तरीके का बना दिया ना, मैं बोल रहा हूं जब से चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ है पब्लिक फाइनेंस, तब से लेकर 10वें चैप्टर तक कुछ यूनिट्स तो ऐसी है जिनका वास्ता ही नहीं है कोई लर्निंग प्रोसेस से,
लेकिन फिर भी डाल रखी है कोर्स के अंदर, आपको पढ़नी पड़ रही है। ये दोस्तों आपके साथ मजबूरी क्रिएट की गई है, लेकिन धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि कुछ समय बाद ये सिलेबस बदल जाएगा और जो अप्रोप्रिएट सिलेबस है उस तरीके का सिलेबस आएगा। राइट, तो मिलते रहेंगे दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। मैंने जानबूझ के आज एमसीक्यू नहीं कराया, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल। प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना। ओके।